हसरेल अपना जो प्रारंभिक जीवन था उसकी शुरुआत में हसरेल से अल्फ्रेड शुज काफ़ी अधिक प्रभावित थे, लेकिन जो मीट थे उनके द्वारा जो दी गई थ्योरी थी उससे वो अधिक प्रभावित नहीं हुए। अल्फ्रेड शुज हसरेल के द्वारा दिए गए विचार फिनोमेनोलॉजी से संबंधित, हसरेल जब कहते हैं कि व्यक्ति को अमूलचूल अमूर्त रूप से रखना चाहते हैं, वो व्यक्ति को एक अमूलचूल अमूर्त रूप में रखना चाहते हैं, रेडिकल इंडिविजुअल एब्स्ट्रैक्शन के रूप में रखना चाहते हैं, तब वो ये कहते हैं कि विशुद्ध मस्तिष्क की खोज करना चाहते हैं। कौन? हसरेल। इसे अल्फ्रेड शुज इस विचार से असहमत थे। विशुद्ध मस्तिष्क, ऐसा मस्तिष्क जो पूर्व ग्रह, पूर्व सामाजिक मान्यताओं और पूर्व सामाजिक नियमों को पूरी तरह से त्याग दे और फिनोमेनोलॉजी जो अप्रोच है, व्यक्ति की जो आत्मचेतना है उसके माध्यम से घटनाओं का अर्थ लगाए। इस चीज़ को अल्फ्रेड शुज हसरेल के इस विचार को वो अस्वीकार करते हैं। लेकिन हम अगर आगे देखें कि उनकी एडमंड हसरेल का जो अवधारणा थी लाइफ वर्ल्ड, जीवन जगत, उसकी अवधारणा को वो स्वीकारते हैं। जीवन जगत को जैसा भी है लोग उसे स्वीकृत किए हुए हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं ना। ये कौन कहता है? हसरेल कहता है कि व्यक्ति जीवन जगत लाइफ वर्ल्ड जैसा भी है उसको वो टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, स्वीकृत मान के चलते हैं ना लोग। अल्फ्रेड शुज इस विचार से सहमत थे कि लोग जीवन जगत है उसको लोग स्वीकृत मान के चलते, जो समाज के मानक हैं, मूल्य हैं, प्रतिमान हैं, सांस्कृतिक प्रतिमान है और जो विभिन्न प्रकार की व्यवसाय है, वर्ग है, जाति है, इससे संबंधित जो भी धारणाएं लोगों की, उसको वो स्वीकृत मान के चलते हैं। वो उन्होंने नहीं बनाई है, पहले से चली आ रही है, वो विरासत में मिली है, तो भी लोग उसको स्वीकृत मानकर चलते हैं। इस विचार से हसरेल के इस विचार से अल्फ्रेड शुज सहमत थे और उन्होंने इस विचार को स्वीकार करा। उसी के आधार पर उन्होंने अपना स्टॉक ऑफ नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट था, ज्ञान का भंडार, इस अवधारणा को विकसित करा और उन्होंने कहा, अल्फ्रेड शुज ने, मनुष्यों के मस्तिष्क में जीवन जगत के नियम, मूल्यों, मानकों और वस्तुओं के बारे में जो बोध या ज्ञान है उसे तुरंत उपलब्ध होने वाले ज्ञान का भंडार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्ञान का भंडार कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में जो जीवन जगत है, लाइफ वर्ल्ड, उससे संबंधित जो नियम हैं, मूल्य हैं, मानक हैं और वस्तुओं के बारे में जो उसको बोध है, ज्ञान है, उसको एडमंड हसरेल ज्ञान का भंडार, अवधारणा, स्टॉक ऑफ नॉलेज कहते हैं। आगे वो कहते हैं ज्ञान का भंडार एक ऐसी अवधारणा है जिसका अत्यधिक प्रयोग शुज ने किया है और उसको समझाया है कि ज्ञान का भंडार क्या है। ज्ञान का जो भंडार मनुष्य के मस्तिष्क में है वह मनुष्य की क्रियाओं को एक दिशा देता है, एक मार्गदर्शन देता है कि उसको किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। मान लो जैसे एक व्यक्ति हमारे से अभिवादन के लिए नमस्ते करता है तो हम भी उससे नमस्ते ही, ऐसा नहीं कि वो नमस्ते करेगा तो हम हाथ आगे बढ़ाएंगे, तो हम भी अभिवादन के लिए नमस्ते ही करेंगे। या जैसे समाज में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो छोटों को ये नहीं बताना पड़ता है कि आपको बड़ों से अभिवादन करना चाहिए या उनका सम्मान करना चाहिए। ये पहले से ही सामाजिकरण के द्वारा इस ज्ञान के भंडार को, जिसको अल्फ्रेड शुज कहते हैं या जीवन जगत जिसको कहता है हसरेल, ये हमने पहले ही हमारे को विरासत से सामाजिकरण द्वारा प्राप्त हुआ है। ज्ञान के भंडार के लक्षण इन्होंने अल्फ्रेड शुज ने बताए थे। नॉलेज ऑफ स्टॉक ऑफ नॉलेज,
इसके बारे में उन्होंने बताए और उसके कुछ लक्षण भी इन्होंने बताए थे। उसको इस प्रकार पॉइंटों में मैं समझाता हूँ। मनुष्य के लिए वास्तविकता वह है जो उनका ज्ञान का भंडार है, कि समाज की रियलिटी क्या है, जो ज्ञान का भंडार है वही रियलिटी है। समाज के सदस्यों के लिए ज्ञान का भंडार सर्वोच्च वास्तविकता है। मतलब मुख्य रियलिटी क्या है, जो ज्ञान का भंडार है वही मुख्य रियलिटी। यह वास्तविकता सभी सामाजिक घटनाओं को स्वरूप देती है। जो घटनाएं समाज में घटित होती है उनको एक स्वरूप देती है और नियंत्रित भी करती है। ये ज्ञान का भंडार सामाजिक घटनाओं को स्वरूप देता है और उसको कंट्रोल भी करता है। जब दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो इसी ज्ञान के भंडार का प्रयोग वास्तविकता के रूप में करते हैं। कि हमें मालूम है कि किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये हमें ज्ञान का भंडार हमें बताता है और यही हमारी जो वास्तविकता है, सर्वोच्च वास्तविकता है। और इसके अनुसार ये पैरामाउंट रियलिटी है और इसके अनुसार ही हमारा जो व्यवहार है वो तय होता है और कर्ता एजेंट भी अपनी क्रिया इसके अनुसार ही करता है, ऐसा अल्फ्रेड शूट कहता है। ऐसे स्टॉक ऑफ नॉलेज के लक्षण हैं ये। या इसको हम दूसरे शब्दों में कह दें कि हमारा जो जीवन जगत के बारे में हमारे मस्तिष्क और चेतना में जो कुछ है उसे अल्फ्रेड शूट ज्ञान का भंडार कहते हैं। जीवन जगत के बारे में हमारे मस्तिष्क और चेतना जो हमारी है उसके अंतर्गत जो कुछ भी है उसे अल्फ्रेड शूट ज्ञान का भंडार या स्टॉक ऑफ नॉलेज कहते हैं। दूसरा इसका जो लक्षण बताया इन्होंने अल्फ्रेड शूट ने, यह ज्ञान का भंडार लोगों में ये भावना पैदा करता है कि यही जीवन जगत यानी दुनिया या समाज की वास्तविकता है। ये हमें ये बताता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, मानक है, मूल्य हैं, जो भी प्रतिमान हैं, ये सारे ही इस समाज की क्या है, वास्तविकता है और ये सच्चाई भी है। इन्हीं से समाज मिलके बना हुआ है और ये यथार्थ को व्यक्ति क्या स्वीकृत मान के चलता है, टेकन फॉर ग्रांटेड चलता है, हरदम इसको स्वीकार करके चलता है व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति चेतन रूप से ये नहीं सोचता है कि उसे अपनी क्रियाओं में इस ज्ञान के भंडार को काम में लाना है। वो उसको सामाजिकरण के द्वारा वो इस तरह से डल जाता है कि हम उसको दैनिक जीवन में उसको स्वीकार करके चलते हैं इस ज्ञान के भंडार को। जैसे अभिवादन के तरीके हुए, किस व्यक्ति के साथ कैसा अभिवादन करना चाहिए, समान तरह का कोई व्यवहार करता है, कोई अगर नमस्ते करके अभिवादन करता है तो हम भी नमस्ते करके अभिवादन करते हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से हमारे व्यवहार में सम्मान्य बन जाते हैं ये सारे तरीके। अगला इन्होंने लक्षण बताया है, ज्ञान का भंडार सीखा जाता है, ये विरासत में मिलता है। इसको सामाजिकरण के द्वारा सीखा जाता है और ये विरासत में मिलता है। ये जन्मजात नहीं मिलता, मतलब हमें जन्म से नहीं मिलता। समान सामाजिक सांस्कृतिक दुनिया में ज्ञान के भंडार को सामाजिकरण द्वारा सीखा जाता है। इस ज्ञान के भंडार को समान अगर सामाजिक व्यवस्था है तो सभी लोगों का ये ज्ञान का भंडार उसी प्रकार का समान होगा और समान परिस्थितियों में समान घटनाओं का व्यक्ति समान ही अर्थ लगाएंगे, अभिप्राय लगाएंगे। अगला लक्षण जो इन्होंने बताया है इसका ज्ञान के भंडार का, जब मनुष्य ज्ञान के भंडार को मान्यता को लेकर व्यवहार करता है तो इस तरह का पारस्परिक व्यवहार दूसरे लोग भी करते हैं कि व्यक्ति हम इस ज्ञान के भंडार की जो मान्यता है, जो हमारे मूल्य हैं, मानक है, उनके अनुसार अगर हम कोई व्यवहार करेंगे तो अगला व्यक्ति भी उसी प्रकार का व्यवहार करता है, वो अलग तरह का व्यवहार नहीं करता। अगली जो इन्होंने लक्षण इसके बताए, ज्ञान के भंडार का अस्तित्व सामाजिकरण द्वारा इसे प्राप्त करना। ज्ञान के भंडार का अस्तित्व कैसे बना रहता है, मैंने बताया कि फिनोमेनोलॉजी समाज की जो यथार्थता है उसका अस्तित्व लोग कैसे बना के रखते हैं, ये उनका मुख्य प्रश्न है जिसको वो फिनोमेनोलॉजी के समाजशास्त्री उसको खोजना चाहते हैं और उसके माध्यम से अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करना चाहते हैं कि लोग समाज
की जो यथार्थ है उसके अस्तित्व को कैसे बनाए रखते हैं, तो इस ज्ञान के भंडार के अस्तित्व को लोग कैसे बनाए रखते हैं, इसके लिए उन जो ज्ञान के भंडार के लक्षण अल्फ्रेड शूज ने प्रकट करें कि ये ज्ञान का भंडार का जो अस्तित्व है वो सामाजिकरण द्वारा हम इस ज्ञान के भंडार को प्राप्त करते हैं, और अंतक्रियाओं के लिए ज्ञान के भंडार का पारस्परिक संदेश आदान प्रदान केवल समान ज्ञान के भंडार के कारण है। कि सभी लोगों का एक ही प्रकार की घटनाओं के विषय में एक ही प्रकार का ज्ञान होता है, और उनका अभिप्राय भी एक ही प्रकार का होता है, उनकी इंटरसब्जेक्टिविटी अंतर्व्यक्तिनिष्ठता भी एक ही प्रकार की होती है, इसलिए उसका अर्थ भी समान ही लगाते हैं। सभी कर्ताओं के लिए जीवन जगत या समाज एक समाज है। जीवन जगत को हम समाज भी कह सकते हैं या एक समाज भी कह सकते हैं, और इसी कारण क्रियाओं में समान व्यवहार मिलता है। इसी कारण सब प्रकार की एक जो क्रियाएं हैं जिनका एक ही प्रकार के सामाजिकरण हुआ है लोगों के, उनकी क्रियाओं में समानता का व्यवहार देखने को मिलता है एक ही प्रकार की घटना के प्रति। और ये जो ज्ञान का भंडार है वो समाज में एकता को उत्पन्न करता है और एकता को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है। अगला जो लक्षण ये अल्फ्रेड शूज बताते हैं ज्ञान के भंडार का, समाज बहुत वृहत है, मतलब समाज बहुत बड़ा है, इसमें कई भिन्नताएं हैं और कई विशेषताएं हैं। इन सबको विविध श्रेणियों में रखा जा सकता है, अलग अलग श्रेणियों में रखा जा सकता है। जैसे श्रेणी होगी वैसा ही व्यक्ति के व्यवहार का अनुकूलन होगा। अलग अलग मतलब जो समाज है वो बहुत बड़ा है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं और इसमें काफ़ी भिन्नताएं भी हैं, और इन सभी विविध इनको सबकी विशेषताओं को विभिन्न भिन्नताओं को हम अलग अलग श्रेणी टाइप्स में रख सकते हैं। और जैसी श्रेणी होती है वैसे ही व्यक्ति के व्यवहार का वो अनुकूलन होता है। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया बम्बई महानगर है, इसमें कई विविधताएं हैं। एक पूरा समुदाय फिल्म उद्योग में है, एक समूह औद्योगिक है। इसी महानगर में ऐसे समूह भी हैं जो पूर्ण रूप से व्यावसायिक हैं। ये सब विशेषताएं श्रेणियां हैं। क्या है ये विशेषताएं श्रेणियां हैं कि बम्बई नगर एक महानगर है, अपन वैश्य समाज की दृष्टि से देखें इसमें काफ़ी विविधता है, और इस विविधता में की कुछ विशेषताएं भी है कि यहाँ फिल्मी उद्योग से संबंधित लोग जुड़े हुए हैं और ये एक औद्योगिक समाज है, और इसमें व्यावसायिक विशेषताएं। क्या विशेषताएं? व्यावसायिक विशेषताएं। ये सब विशेषताएं श्रेणियों के रूप में हम मान सकते हैं, और इन्हीं सब विशेषताओं को ध्यान में रख के ही लोग वहाँ के लोग व्यवहार करते हैं। फिल्म उद्योग से संबंधित जो लोग हैं उनका व्यवहार आपको एक सा देखने को मिलेगा। और जितना समाज जटिल होगा उसका जीवन जगत है ना, उसका ज्ञान का भंडार भी उतना ही अधिक जटिल होगा। हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि अल्फ्रेड जो शूज है फिनोमेनोलॉजी में विशेषकर वो ज्ञान के भंडार के लक्षणों का वितरण उन्होंने बहुत अच्छी तरह से करा, और इसको स्पष्ट करने की उन्होंने बहुत कोशिश करी ज्ञान के भंडार को। अल्फ्रेड शूज का जो फिनोमेनोलॉजी है वो यूरोप की फिनोमेनोलॉजी और अमेरिका के अंतक्रियावाद का एक अच्छा सम्मिश्रण है। इनका जो सिद्धांत हसरल से उधार लेकर भी वे हसरल की इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते कि चेतना की, हसरल से उन्होंने बहुत कुछ उधार लिया। जीवन जगत की अवधारणा को उन्होंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसको स्टॉक ऑफ नॉलेज ज्ञान का भंडार का, तो भी वो काफ़ी जगह हसरल की जो चेतना है, चेतना की जो उन्होंने बात करी, द्विविद्या की जो बात करी थी हसरल ने कि चेतना की प्रक्रिया व्यक्ति में होती है, उसको वो अस्वीकार करते हैं और उसका अमूर्तीकरण हो जाता है। हसरल ऐसा कहते हैं चेतना की जो प्रक्रिया उसको अल्फ्रेड शूज पूरी तरह से नकारते हैं, और इंटरसब्जेक्टिविटी को उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और इसकी समस्या को उन्होंने रखा, और इसके माध्यम से हम मतलब कि समाज की रियलिटी को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने अल्फ्रेड शूज ने अपने सिद्धांत में रखा। और मुख्यतः हम समरी रूप में देखें तो अल्फ्रेड शूज का जो सिद्धांत है वो एक तरफ तो सोशल एक्शन है वरस्तन मैक्स वेबर की, उसके
मैक्स वेबर अभिप्राय तक रुक जाते हैं, लेकिन अल्फ्रेड शूज कहते हैं कि लोग समान घटनाओं को समान अभिप्राय कैसे लगाते हैं, इसको खोजना चाहते हैं। उसके लिए वो इंटर सब्जेक्टिविटी का उदाहरण देते हैं। एडमंड हर्सल ने जब लाइफ वर्ल्ड की बात करी, वहाँ अल्फ्रेड शूज ने स्टॉक ऑफ नॉलेज कहा, और स्टॉक और नॉलेज के लिए उन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट करा कि ये स्टॉक और नॉलेज क्या है। जीवन जगत के बारे में हमारे मस्तिष्क और चेतना में जो कुछ है उसे अल्फ्रेड शूज ज्ञान का भंडार, स्टॉक ऑफ नॉलेज कहते हैं। इस जीवन जगत के बारे में हमारे मस्तिष्क में जो कुछ है वो स्टॉक ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है। धन्यवाद।